आसिफ अहमद साहब सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट के मालिक हैं और कई ब्रांचेज़ हैं कोलकाता में माशाल्लाह। 25 साल का उनका सफ़र है रेस्टोरेंट के बिज़नेस का। फ्रेंचाइजी मॉडल के बहुत ही यानी वो चाहते हैं कि लोग आएँ और उनके साथ फ्रेंचाइजी मॉडल पे कुछ वर्क करें। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और पहले थोड़ा सा आप लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। हमारे बीच जनाब शाह आलम साहब हैं। शाह आलम साहब अमानत फाउंडेशन के ज़िम्मेदार हैं, साथ ही जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है और जिसके फाउंडर डॉक्टर अहमदुल्ला साहब हैं, उनकी ब्रांच ऑफिस जो कोलकाता में है, आप उसको हेड करते हैं। तो मैं मोहतरम शाह आलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी आए और हमारे साथ पैनल में शामिल हों। हमारे बीच जनाब बदीउल अख्तर साहब हैं जो गया से तशरीफ़ लाए हैं। इत्तफाक से वो भी जनसेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोलकाता गया ब्रांच के फाउंडर्स में शामिल हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। तो आज वो हमसफ़र फैशन प्राइवेट लिमिटेड के ज़िम्मेदार हैं। मैं ब्रदर इखलास से दावत देता हूं कि वो भी हमें ज्वाइन कर लें। तो ये वो लीडरशिप है जिसके साथ हम अभी थोड़ी देर का सफ़र इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। और सिस्टम जो ये होगा कि कुछ तो इनकी गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर की शक्ल में हो, चाहे वो तकरीर तो हम सुबह से सुन रहे हैं, इंट्रैक्शन जो है वो 2 वे हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक तो यह कि कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से हों, कुछ क्वेश्चंस हम कर लें और उसके साथ हम गुफ्तगू करें। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ रखें। Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is a great opportunity that we are talking to you, sharing our views, sharing our experience by the actually that facilities that provided by brother Danish Riyad bhai. Actually, he is my very old friend. So. Actually, Janaseva Cooperative Credit Society, this is this is registered under Multi-State Cooperative Act, and I think this is the biggest one in India. It has 12 permission for operating in 12 states. There are so many multi-state cooperative societies run by the Muslims and non-Muslims, and among the Muslims, this one is the biggest, having 12 having permission for operating in 12 states. Following the Islamic principles of investing money, so that basically Islamic banking. So this cooperative society can run their activities among the members only. So for that purpose, those who are ready to participate in these activities, Islamic banking activities, in a limited scope. That is because this is a cooperative credit society. That is why to be members of the society and to be a member of the society, it has to subscribe at least 10 shares of 100 rupees. That means 1,000 rupees to be a member of the society, and 110 rupees as membership fee. That is non-refundable, and shares is refundable. It will be locked for 2 years, 2 financial years. खास करके जो backward communities है among the and especially in the Muslim community, they don't have the habit of making savings. जनरली होता है कि जो जितना कमाई करते हैं उससे ज़्यादा ही खर्च कर लेते हैं, कभी कभी उतना ही करते हैं, लेकिन सेविंग करने का हैबिट नहीं होता है। जब कहीं मुसीबत में पड़ते हैं तो आप थोड़ा सा जो जेवर वगैरह रहता है वो औरत लोग से लेकर के मनी लेंडर के पास चले जाते हैं, वो दे देते हैं और फिर उसको छुड़ा नहीं पाते हैं। ये जनरल जो ये ट्रेंड है अमंग दी
गरीब लोगों का अंदर में ये है। मैं अगर एक सवाल करूं कि कोलकाता के कितने बिजनेसेस के लोगों ने आपसे फायदा उठाया, हाउ मेनी बेनिफिट? Number तो at this moment I cannot say, but we have given for last 10 years around 8 crore rupees. 8 crore rupees to the business groups and different groups. Basically small business. Small businesses. Okay. शर्त क्या होती है? Basically two types of credit facilities are there. One is business purpose loan. We should say it investment, not loan. Business purpose investment and general purpose investment. Business purpose investment basically product is Murabaha, Musharaka, Mudaraba and Ijara. और जनरल पर्पस लोन बेस्ड ऑन सर्विस चार्जेस। तो ये हम तो व्हाट इज द क्राइटेरिया इफ समवन वांट्स टू? क्राइटेरिया बेसिकली है वो तो मेंबर होना है और बिजनेस पर्पस लोन के लिए रनिंग बिजनेस में मुराबहा प्रोसेस में हम लोग उसको ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट उनको देते हैं और उसमें जो प्रॉफिट का एक शेयर हम उससे लेते हैं। वो उसका बिजनेस का पूरा हिसाब 3-4 साल का हिसाब देखते हैं कैसा ट्रेंड है, उसी हिसाब से वो माल को खरीद करके उनको एक दाम में बेच देते हैं, उसको क्रेडिट में बेच देते हैं, वो फिर हमको रिटर्न करते हैं। मैं चाहूँगा कि बिहार में जनसेवा अगर खासतौर से गया में काम कर रही गया फाइनेंशियली बहरहाल ठीक ठाक है शहर, तो गया जनसेवा किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है और गया से के लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गरीब लोगों को माइक्रो फाइनेंस जिसको बोलते हैं कि 25,000 रुपया, 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो इसलिए कि हम लोगों का बुनियादी तौर पर ये है कि उन गरीबों को जो नहीं कर सकते, जिनको कहीं से कोई उनके पास पेपर नहीं है, बैंक में जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, तो वो मनी लेंडर के पास जाते हैं। उनको मनी लेंडर से बचाना है और उनको इसकी सेविंग हैबिट बनानी है। जैसे हम लोग 10,000 रुपए की देते हैं, वो हम लोग कर्ज हसना देते हैं और कर्ज हसना उनको बोलते हैं कि ये पेमेंट आपको वापस करना है, लोग वापस करते हैं। अगर उन्होंने वापस कर दिया तो हम उसको 20,000 रुपया फिर देने के लिए 25,000 रुपया, और वो भी अगर वो कर रहे हैं इसका मतलब है कि उनको सेविंग हैबिट हो गई और वो करते हैं और ईमानदारी के साथ अपना पैसा वापस करते हैं। तो फिर वो 25 ले, 50 ले और उनके जो बेसिस है उसके बेसिस पे हम उनकी रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ाते हैं, सो दैट ही ग्रोस और शी ग्रोस, उस तरह के। और उसमें जो है ये इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को भी दिया है और जिन लोगों को दिया है वो लोग बहुत तारीफ करते हैं और खुशी खुशी आते हैं। बैंक से बेहतर समझते हैं कि पेपर वर्क और जो रिस्पांस मिलता है वो उससे बेहतर मिलता है और उनका रिटर्न भी हम लोगों को बेहतर मिलता है। बड़े बिजनेसेस को तो आप 25 लाख तक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग उसको इंकरेज नहीं करते। हमारा बेसिक बुनियादी तौर पे ये है कि हम छोटे लोन्स को हम ये करें। 25,000 और 50,000 के लिए वो हम लोग अपने तौर पे, उसके लिए 25 और 50 लाख पे जब जाएंगे, 25 लाख पे जाएंगे तो हमको पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मतलब वो लोनीज तो अलग बात है, हम लोगों को पूरी प्रेजेंटेशन देनी होगी कि हाउ इट इज सिक्योर्ड, क्योंकि वो पैसा हमारे पास अमानत है कौम की। जिन लोगों ने दिया है वो उम्मीद करते हैं कि हम उसके अमीन हैं, तो हमको उसकी सिक्योरिटी पहले देखनी है, वो चाहे 25,000 दे रहे हैं या 25 लाख दे रहे हैं। जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे मोहम्मद इखलास साहब, हमसफ़र फैशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक सवाल ये करूँगा कि नया बिजनेस है आपका, जोश है, जज्बा है, कुछ करने की ख्वाहिश है, सोसाइटी से और जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे आप किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं? बिजनेस मेरी पुरानी थी, फर्स्ट जनरेशन, लेकिन हमने उसको बिजनेस का जो मॉडल था वो जनरेशन की वजह से क्या होता है कि आदमी को समझ में नहीं आता। तो व्हाट आई डिड कि उसके लिए मैंने बोलते हैं ना सर्चिंग की राइट पाथ, तो वो पाथ को ढूंढने के लिए लोग निकल जाते। तो उसी तरह आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट
जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आई डिड अ जॉब, और जॉब में आई हैव बीन, मेरा क्या है जर्नी हैज़ बीन कि आई हैव बीन माने कि जितने भी बड़े ब्रांड्स थे उसके लिए काम करने का मौका मिला, और वहाँ से सीखने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम लोग के पास जो मिसिंग पार्ट है वो है एक्चुअल में हम लोग का सिस्टम, जो हम लोग को एक्चुअली एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है और हम लोग ब्लाइंड हैं। एक कुआं के मेंढक हमको बोला जाता था, माने कि मास्टर थे एक वहाँ, तो वो बोलते थे कुआं के मेंढक हो तुम लोग, तो वो कुआं का मेंढक है एक्चुअली। तो हम लोग को क्या है ना एग्जैक्टली विजन जो है, जो सर भी पूछ रहे थे विजन एक्चुअली होता क्या है, तो विजन एक इमेज होती है, जो पेंटिंग होती है जो आपके सामने है, लेकिन आपको उसके लिए वर्क करना होगा। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग की बात हो रही है, तो माइक्रो फाइनेंसिंग में भी एग्जैक्टली होता क्या है कि लोग काम चाहते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि रेट एवरीडे बढ़ रही है, तो वो बढ़ने की वजह ये होती है कि लोग काम करना चाह रहे हैं, लेकिन स्किल है लेकिन उनको जॉब्स नहीं है। तो जॉब्स छोटे लेवल से ऊपर तक बढ़ती है, माने नीचे से ऊपर जाती है। तो अगर आप किसी को स्किल सिखा देते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो अर्न करने लगता है। तो मेरा जो मॉडल जो हमने अभी तैयार किया है या जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ स्किलिंग, और स्किलिंग इन द राइट वे। माने क्या होता है, स्किल सीखा आपने गलत सीखा है, वो स्किल गलत ही रह जा रही है। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, स्किल अपलिफ्ट होती है, और वो स्किल्स जब आपकी अपलिफ्ट हो जाती है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, और प्रोडक्ट अच्छा करने के लिए आपको मशीन्स चाहिए या इक्विपमेंट्स चाहिए। वो इक्विपमेंट्स आपको कहाँ मिलेगा, वो माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि जो सीखे हुए स्किल उसके लिए जो प्रोडक्ट्स के लिए मशीन्स चाहिए, वो उसके लिए लोन आप दिए। आसिफ भाई, किस रास्तों से गुजर कर आप यहाँ पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बात चल रही है लेगेसी की, सेकेंड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की। उस हिसाब से अभी मैं अपने आप को बहुत यंग फील कर रहा हूँ, बट यस, ये एक नया चैलेंज है मेरे लिए, बिकॉज बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सेट किया, ऑलमोस्ट माशाल्लाह विल बी कंप्लीटिंग 25 years. माशाल्लाह। So now the journey, the second inning starts from here for me. जैसे दानिश भाई ने कहा, जर्नी, हर किसी की जर्नी में कोई ना कोई कहानी होती है। कोई किस तरीके से, किसी को कम हर्डल्स मिलते हैं, किसी को ज़्यादा हर्डल्स मिलते हैं। हमने भी चालू किया था इन 2002, वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट, केवल 36 सीटर रेस्टोरेंट हुआ करता था, ऐसी जगह जहाँ कुछ जगह को कोई जानता नहीं था, पूरा वेकेंट एरिया। कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, दे हैव बीन पार्ट ऑफ माई जर्नी, शुरू से मुझे देखते आए हैं। सो वो एक टाइम था, और आज एक वक्त है, माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सो उनका रहम करम था जो कि आज मैं एक एरिया से निकल के मल्टीपल एरियाज में जा सका हूँ। मैं और मेरा पार्टनर हम लोग खुद बैठते थे काउंटर पे, तो किसी ने उस वक्त हमें कहा, और वो बात हमें लग गई कि भाई तुम काउंटर पे बैठोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, तुम यहीं बैठे रह जाओगे और एक ही यूनिट पे रहोगे। और होता है कभी कभी ना किसी की बात लग जाती है, बोलने वाले बहुत होते हैं, नसीहत देने वाले बहुत मिलेंगे, हर एक की बात ना हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ना उनकी बात को हम लोग ना अमल कर पाते हैं। आज भी जितना कुछ सुना, सबने अच्छी अच्छी बातें की हैं। यहाँ पे है कि हम लोग कितना इन बातों को अमल कर पाएंगे, वी विल बी सक्सेसफुल। एवरीवन हैज सेड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। हम लोग वही मिस्टेक दोहराते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, हम लोग जितने हैं हर कोई कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। वो बात उस वक्त जो मेरे जहन में बैठ गई, मैंने अगले दिन से काउंटर छोड़ दिया कि यहाँ नहीं बैठूंगा, कि यहाँ बैठूंगा तो वाकई में मैं बैठता रह जाऊंगा, मैं और कहीं नहीं जा सकता हूँ। जब वहाँ काउंटर को मैंने छोड़ा और डेलीगेशन स्टार्ट किया, तब असल मतलब मुझे समझ में आया इसका। एंड वी स्टार्टेड ग्रोइंग स्लोली 2 साल 3 साल। बिजनेस इज नॉट अबाउट जो आजकल के दौर में लोग जो बोलते हैं कितना जल्दी होगा, कितना जल्दी रिटर्न मिलेगा। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो
फास्ट रिटर्न कहीं नहीं होता है। आजकल ये ऐड देखते होंगे आप कि फास्ट रिटर्न, ये दबाइए, वो मैसेज आया, इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल स्कैम। नथिंग कम्स वेरी फास्ट इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ने भी कहा है सब्र के साथ काम करना हर चीज़ में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, यू नीड टू हैव पेशेंस एंड परसिवरेंस. You have to move slowly and gradually with your, as what Ashab has said, whys clear. Actually, most of us, we don't know what whys are. बस करने के लिए हम लोग करते हैं. अरे उसने ये किया है, हम भी कर लेते हैं. वो कर रहा है, साइड बिजनेस भी करते हैं. आज अगर आप एक बिजनेस में, एक फील्ड में अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे, लोग आपको कैसे पहचानेंगे? आज मैं अगर एक फील्ड में 2 साल, 3 साल, 4 साल रहा, कल मुझे हुआ अरे यहाँ तो मेरा नहीं जम रहा है, कुछ और चालू करते हैं, छोड़ के दूसरे में आ गया. फिर 2-3 साल बाद अब वो मेरी फितरत बनती जा रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्थिर नहीं रह रहा हूँ. आई एम बिकमिंग वेरी फिकल माइंडेड. आई एम जस्ट हॉपिंग फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर. दैट इज नॉट राइट. लोग पहचानेंगे तभी. आज मुझे पहचान रहे हैं क्योंकि मैं आज पूरा अपना 25 साल दिया है इस फील्ड में. एक ही फील्ड, एक ही काम, उसी के पीछे लोग, पीपल कैन रिलेट मी विथ माई ब्रांड. अगर आज मैं 10 जगह हॉप किया होता इस 25 सालों में, तो लोग नहीं जानते मैं क्या करता हूं. So this is one of the very important thing. Whatever you do in life, you need to stick to one particular thing. Be after it, be focused, set your goals, keep doing it. That is the most important, आजकल बोलते हैं mantra of life. So just that, simple, but patience, the most important thing. बहुत शुक्रिया. इमरान, आप एक सवाल करें. मेरा प्रॉब्लम ये है कि लेबर्स तो है, क्राफ्टमैनशिप भी है, लेकिन जो मार्केट है, जो बायर्स है, वहाँ एक इशू आता है कि वो कंपैरेटिवली हमारा प्रोडक्ट नहीं ले पाते, क्योंकि मार्केट में मैं अकेला हूँ नहीं. एंड सस्ता मतलब चीप प्रोडक्ट्स, चीप सर्विसेज मार्केट में जो बायर्स होते हैं वो उसको प्रेफर करते हैं. नया प्रोडक्ट के डिमांड्स क्रिएट करना रहता है. अगर हम लोग डिमांड्स क्रिएट करेंगे बाय रिसर्च या फिर इनोवेशन के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका प्रोडक्ट सेल होगा. अगर आप सेम प्रोडक्ट कंटिन्यू, एक ही चीज़ आप रोज़ खाना खाते, तो कभी अगर बिरयानी खाने का मन करता तो बिरयानी भी खाते हैं. तो उसी तरह बिरयानी आपको या कुछ अलग अलग प्रोडक्ट इनोवेशन या रिसर्च करके बनाते रहना होगा. और स्किल जब तक कि आप लर्निंग माने कीप ऑन लर्निंग नहीं रखिएगा या स्किल को अपग्रेड नहीं करिएगा, तो वो आएगा ही नहीं. मेरा नाम मोहम्मद साजिद है. मैं तोपसिया का रहने वाला हूँ. मेरा बिजनेस जो है वो हाउसकीपिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट का है. मैं मैन्युफैक्चरर हूँ. जैसे हैंड वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, वाइट फिनाइल, ग्लास क्लीनर, इस तरह का प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ. इसके अलावा मैं सोप बेस और डिटर्जेंट पाउडर भी हम लोग बनाते हैं. तो मेरा ये सवाल था कि अभी मैंने वेडॉक्स नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया. तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया दिल्ली में रह करके. तो उसके ज़रिए मैं कस्टमर को अपने पास लाने की कोशिश करता हूँ. तो मैं कहीं भी कॉल करता हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आता है, क्योंकि हर लोग बिजी हैं. उसके बाद जब विज़िट करता हूँ कोई भी रेस्टोरेंट में, जैसा हमारा जो जहाँ हम सेल करते हैं वो बेसिकली रेस्टोरेंट, होटल्स और मैरिज हॉल्स हैं. तो कोलकाता में, तोपसिया में जहाँ मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अगल बगल बहुत ज़्यादा स्कोप है सेल करने का. तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है. लेकिन जहाँ भी मैं रेफरेंस के थ्रू जा रहा हूँ कि हाँ फलां साहब ने भेजा है, अच्छा साजिद, अच्छा ठीक है, हाँ, फिर वहाँ मेरा काम स्टार्ट हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा स्टार्ट हुआ है और 4 महीनों में मैंने लगभग 70-80 हज़ार रुपये महीने का मैंने सेल भी करना स्टार्ट कर दिया. मैं हर महीने का लाख रुपए का टारगेट लेके चलता हूँ कि कम से कम उतना का सेल हो. लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 70 से 80 हज़ार रुपये टच किया है लास्ट मंथ. तो इसको कैसे हम ये करें, ट्रस्ट बिल्ड करें कि हम कोई नया जगह जाएं तो कि हाँ ठीक है, इसका प्रोडक्ट है,
हालांकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, फिर भी लोग जो है उसको ग्रैब नहीं कर रहे हैं। मसला मेरे साथ आ रहा है कि मेरा कुरियर चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने 5 लीटर के डब्बे में कम से कम 50 से 60 रुपया पर जार का आ रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा बाहर। दो तरीका होता है, एक सैंपल्स के थ्रू, जो आप सैंपल्स अलग अलग जगह में जहाँ पर आप दे सकते हैं ताकि लोग ट्राई करके वापस, अगर आपके प्रोडक्ट अच्छा है तो वापस आपके पास आए। सेकंड होता है मार्केटिंग के थ्रू। अभी आपने रिसेंटली कल परसों ही सुना होगा, एक ऑगिलवी के ब्रांड वो थे, ओनर और मैंने कि उनका राइटअप था, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, पीयूष मिश्रा पांडे, राइट, पीयूष पांडे। तो उनकी डेथ हुई और उसके बाद लोगों ने उनके पुराने एड्स निकाले। आप देखिएगा कैडबरी के एड्स, उनका एक बहुत फेमस है, क्रिकेट के ग्राउंड में जो है एक कैडबरी खाते खाते एक लड़की उतरती है, वैसा जो है वो एड्स जो है वैसा उस टाइप का एड्स आपको मार्केटिंग में या तो करना पड़ेगा। तो एड्स के थ्रू क्या होता है, आपके प्रोडक्ट में क्या होता है, एक वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और जब लोग कनेक्ट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है उनके घर के यूज हाउस होल्ड में आता है या इस टाइप से, तो वो क्या होता है, आपका सेल बढ़ता है। मार्केट का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा ही हो गया। मैंने बहुत पहले क्या था कि पहले का जो बिजनेस ट्रेंड था उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा रहता था, इसलिए आगे मैंने आज से कोविड से पहले अगर हम लोग देखा जाए तो मार्जिन प्रॉफिट ऐसा होता था कि आदमी एक्सपेंस करने के बाद सेविंग कर लेता था। बट अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है, यहाँ पे सिर्फ साइकिल घूम रहा है, आदमी चाहे अगर स्टोर कर ले तो, लेकिन कंपटीशन का मार्केट है, तो इससे कैसे टैकल करें वो थोड़ा सा आप सजेशन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं। एक आसिफ भाई से कि मेरे एक फ्रेंड है, वो अपने बिजनेस का फ्रेंचाइजी मॉडल किसी को दिए और कुछ दिन बाद उसने उसका बोर्ड का नाम हटा के अपना नया नाम डाल के अपना बिजनेस चालू कर दिया। इस सिचुएशन को फ्रेंचाइजी मॉडल में आप कैसे हैंडल करेंगे? मैं टीकेसी का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग ने एक टीकेसी चैरिटेबल क्लिनिक स्टार्ट किया है। वहाँ पे वी आर प्लानिंग फॉर एम्बुलेंस कि हम लोग और थोड़ा स्लम एरिया में जा करके, थोड़ा दूर जा करके सर्विस दे सके। तो एम्बुलेंस अगर हम लोग को परचेज करना या खरीदना तो हाउ कैन यू हेल्प अस? ये 2 क्वेश्चन। जब तक आपके SOP सेट नहीं है, SOP से मतलब ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग, अगर वो सेट नहीं है तो फ्रेंचाइज मॉडल में जाना सही नहीं है। क्यों? जब तक पूरा पेपर वर्क सही नहीं हो, आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो आपने प्रॉब्लम बताई है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फ्रेंचाइज में। डॉक्यूमेंट करके करने से ही दिस मॉडल वर्क्स, अदरवाइज इट डजंट वर्क। रियल बेसिस में इंक्लूडिंग एम्बुलेंस, तो उसके लिए पहला तो मेंबर होना है, फिर कुछ उसका टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। बेसिकली वो जो है गारंटर जो, तो वो प्रोसेस आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, करने से फिर लोन मिल सकता है। गारमेंट इंडस्ट्री अभी टारगेट में है, इससे उसको कैसे मुसलमानों का हाथ से ले लिया जाए। तो इसका बारे में जो यंग लीडर्स है, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे इसको? रिसेंटली हम बांग्लादेश में विजिट किया, एक बिजनेसमैन को साथ में लेके गए, और वहाँ तो गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ जैसा कॉटेज टाइप का है, वहाँ कॉटेज नहीं है, वो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो भी विजिट कराने का कोशिश किया। तो आप लोग भी सोचिए कि कैसे इसको बचाया जा सकता है। गारमेंट इंडस्ट्री इज द लास्ट जो हमको लगता है कि हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है मुस्लिम्स का, और इसमें आपको ज़्यादातर मिलेंगे, आपको जितने भी आप बड़े से बड़े बुटीक चले जाइए, डिज़ाइनर्स के घर में चले जाइए, वहाँ आपको एक दाढ़ी वाले चचा मिलेंगे जो लास्ट में निकलेंगे, आपको बोला जाएगा कि ये देखिए इन्होंने बनाया। बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये जल्दी अभी जाएगी नहीं, लेकिन इसको अपग्रेड करना ज़रूरी है। इसमें कोई नया जनरेशन आना नहीं चाह रहा। आप अगर डेटा पता करिएगा तो वेस्ट बंगाल में जो हाईएस्ट एम्ब्रॉयडरी के जो मेकर्स थे, क्राफ्टमैन थे, वो ख़त्म हो रहे हैं, और कोई भी नया जनरेशन इसमें वापस आ रहा नहीं है। तो यहाँ से जो एम्ब्रॉयडरी या क्राफ्ट थी वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये डेटा है। जी, मैं मसूद करीम, प्रोफेशनली हाई कोर्ट के लॉयर हूँ और एक लीगल फर्म MK एसोसिएट्स नाम से उसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो एक सवाल यहाँ पर जो
इनकमिंग फोर्सेस आ रहे हैं जो अपना कम्युनिटी के तरफ से नया सपना दिखाने का सोच कर रहे हैं, उन सभी के लिए कि अगर कभी कहीं कोई पर भी आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए, दानिश भाई हैं, बहुत से, बहुत हम खूब। लोग हैं, हम लोग आपके साथ हर वक्त राउंड द क्लॉक असिस्ट करने के लिए तैयार हैं और कोशिश यही रहेगा। ये गैदरिंग में शामिल हुआ हूँ खलील भाई के लिए। खलील भाई हमको बोला कि आप हमारे साथ आइए, तो हम आए हैं। आके हमको ऐसा एहसास हुआ, हम तो एक बिजनेसमैन हूँ नहीं, फिर ये गैदरिंग में इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम यहाँ आए तो हमको अजीब सा महसूस हो रहा था। तो फिर भी आखिरी तक आप लोगों का बात सुन के जो हमारा एहसास हुआ कि आप लोगों को डिज़ाइन का ज़रूरत है। अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हम स्टूडेंट थे आर्ट कॉलेज का, प्रिंटिंग रिलेटेड कुछ भी काम मैं कर सकता हूँ। तो आप लोगों से, आप तो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपको प्रिंटिंग रिलेटेड काम तो किसी से ना किसी से करवाता ही है। जरूर। हाँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए ये कर सकता हूँ और आपको मदद कर सकता हूँ, इसलिए कि वो मेरे मदद हो। बहुत शुक्रिया। I was worked from 2023 till now every day, not a single Sunday कि मैंने छुट्टी लिया है। 14 आवर्स वर्क मैं रोज़ करता हूँ और ये डेप्थ को क्लियर करने के लिए मुझे फ्रीलांसिंग भी करना पड़ रहा है, मुझे जॉब भी करना पड़ रहा है और मैं अपना ये भी काम लेके चल रहा हूँ। तो अभी जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि अपने वेंचर को फुल टाइम करूँ, ओके, बट डेप्थ को भी क्लियर करना जो कि सिर्फ 25% है और मेरी फैमिली भी है। सो इमोशंस तो कनेक्ट है कहीं जो 2015 में बना था उसको अभी तक लेकर के चल रहा हूँ, बट नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए और अपनी डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए मुझे जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग भी करना पड़ता है। तो कैसे मैं टाइम मैनेज करूँ? अब एवर्टस रिपीट, क्या आपने स्टार्ट किया 2015 में? एजुकेशन रिलेटेड था। या एजुकेशन कंसल्टेंट। और अभी आप क्या कर रहे हैं? आई एम टीचर एट स्कूल एज वेल एज आई एम अ ड्रोन ट्रेनर एट गार्डन हाई स्कूल, और इसके अलावा से मैं रोबोटिक्स में भी एक असिस्टेंट टीचर का काम करता हूँ। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल सेमिनार्स देता हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग देता हूँ और पार्ट टाइम घर पे भी पढ़ाता हूँ। एक बार में एक नाव में सवार होकर आदमी चल सकता है। आज के टाइम में लोग साइड बिजनेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस करना चाहते हैं। आपको ये देखना होगा आप कितना जस्टिस कर सकते हैं एक बार में मल्टीपल चीज जितना भी आप कर रहे हो। सिर्फ हालात या चाहने से या पैशन से सब कुछ नहीं हो सकता है। आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, आप कितना हैंडल कर सकते हो। यस सर। आप अगर 10 चीजें हैंडल कर सकते हो, वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। आप एक चीज में करके अच्छा अगर आप वहां से कमा सकते हो, आई वुड सजेस्ट जस्ट डू वन थिंग, गिव यू 100% ओवर देयर, गिव यू 200% ओवर देयर एंड एक्सेल इन दैट। मेरा एक छोटा सा स्कूल तोपसिया में है, बच्चों का है, प्री प्राइमरी नर्सरी। रोबोटिक में मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप दे सकते हैं अपनी खिदमत तो मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आप आए हमारे यहाँ इंशाल्लाह। किसी ने बात कही है कि न इश्क बादब रहा न हुस्न में हया रही, न इश्क बादब रहा न हुस्न में हया रही, हवस की धूमधाम है नगर नगर गली गली, कदम कदम खुले हुए हैं मकरुफन के मदरसे, मगर ये मेरी सादगी तो देखिए कि आज भी वफा की दरसगाहों का निसाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें सहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं। ये महफिल जिसमें हम आप तमाम शरीक हैं उसी ख्वाब की ताबीर के लिए है। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे शहर में 10 ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट इस दावे के साथ कि वो आपके मसाइल को हल करेगा अपनी खिदमत पेश कर रहा है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि मसाइल जू के तू मौजूद हैं।
और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हवस की धूमधाम है। हर शख्स सबसे पहले इस बात की कोशिश करता है कि वो कहां से मुस्तफीद हो रहा है, वो कितना फायदा उठा पा रहा है। बाद में वो आपकी तरफ तवज्जो करता है और आपको देखने की कोशिश करता है। लेकिन हम जिस उम्मत के रखवाले हैं, हम जिस उम्मत के उम्मती हैं और हम जिस मिल्लत के साथ वाबस्ता हैं, वहां हमारी जो तरबियत और हमें जिस तरह से तैयार करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा है, वहाँ कामयाबी का मेयार, वहाँ तरक्की का मेयार, वहाँ इंसान के ज़रिए इंसान से मुस्तफ़ीद होने का मेयार वो नहीं है जो ये दुनिया हमें बताती है, सिखाती है। हम बिल्कुल डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ इस रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए हैं। हमारा मेयार वो नहीं है जो दुनिया हमें बताना चाहती है। हमारी कामयाबी वो नहीं है जो दुनिया हमें दिखाना और समझाना चाहती है। और बहसते इंसान हमारा मुकद्दर वो नहीं है जो मुकद्दर ये हमें समझाते हैं। तो जब हम अपने बिजनेसेस को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने काम को, अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करें तो इस बात का ख्याल करें कि हम किस उम्मत से वाबस्ता हैं और हमारी आइडियोलॉजी क्या है। इस्लामी तालीमात में जो चीज़ सबसे पहले समझाई गई वो हाबिल और काबिल का वाक़या। दोनों भाई हैं, एक खून का रिश्ता है। एक भाई कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं हूं, तुम भले ही मुझे मार दो। यही वो जज्बा है जो रिफॉर्म होता है गज़वे बद्र में, गज़वे उहद में। साहबी रसूल कहते हैं पानी पानी अल-अतश अल-अतश की सदा बुलंद होती है। एक साहबी रसूल के पास जब शख्स पानी लेकर, मशकेज़ा लेकर पहुंचता है, दूसरी तरफ से सदा आती है पानी पानी। ये साहबी रसूल जिनकी जान हलकूम में थी, वो कहते हैं कि जाओ पहले उसे पानी पिला दो। वो फिर उसके पास जाते हैं और ये वाक़या हम तमाम सुनते हैं कि फिर वो तीसरे के पास जाते हैं और उस वक्त तक तीनों शहीद हो चुके होते हैं। यही वो जज्बा है जिसने एक यहूदी को इस बात पर आमादा किया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। वो जब अरब के रेगजारों में घूमता है और देखता है कि एक दुकान पर वो मुश्किल से चंद सेकंड खड़ा हुआ होता है। वो किसी सामान को देख रहा होता है कि बगल वाले दुकानदार उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए। कहते हैं कि ठीक है मैं दे देता हूँ। वो दे देते हैं, फिर वो अपनी दुकान पे चले जाते हैं। वो शख्स फिर उनके पास जाता है कि मैं तो आपकी दुकान पे नहीं आया, मैं तो उस दुकान पे था, क्या दोनों दुकान आपकी है? तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे भाई की है, वो किसी काम से गया है, मुझे सिर्फ ये कह कर गया था कि अगर कोई आए तो मुझे देख लो, तो मैंने उसकी जिम्मेदारी अदा की है। ठीक है, वो हक, वो रोज़ी उसकी थी, इसलिए मैं उसकी दुकान पर आके उसकी रोज़ी को हमें। वही शख्स दूसरी जगह दूसरा वाक़या दर्ज करता है कि इसी तरह के एक वाक़या कि जब वो किसी दुकान पर मुश्किल से चंद लम्हे के लिए रुकते हैं, दुकानदार कहता है कि क्या चाहिए। वो बताते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए। कहते हैं कि देखिए ये सामान मेरे पास भी है और वो सामने वाली दुकान पे पास भी है, आप वहाँ से ले लीजिए। वो जाते हैं, जाकर वहाँ से सामान लेकर आते हैं, फिर इससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने सामान को बेचने की कोशिश नहीं की, क्यों उसके सामान को भिजवाने की कोशिश की? तो वो कहते हैं कि सुबह से मैंने इतना बिजनेस कर लिया है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई सुबह से बैठा हुआ है, उसने बिजनेस नहीं किया था, तो मैं चाहा कि वो भी कर जाए तो कुछ पैसे लेकर जाए। सिरी शक्ति फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में काम कर रही है और मुख्तलिफ चैप्टर्स के थ्रू जिस तरह से इन्होंने यहाँ के यूथ्स को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चियों को
अवेयर करने की कोशिश की है वो वाकई गज़ब का है। और मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैं मईशत के साथ मिलकर और सिरी सख्ती के साथ मिलकर यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़िद करूँ, और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हमने मुनक़िद किया है। तो मैं मशकूर हूँ जनाब अब्दुर्रहीम साहब का कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को मुनक़िद करने में भी अपनी सलाहियतों को लगाया और अपने दोस्तों का साथ दिया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, लेकिन मेरे जहन में जो बात आ रही है और पिछले दिनों भी आई थी, उस नतीजे तक हम लोग असल नहीं पहुंच सके और पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी डॉक्टर शारिक साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, उससे बहुत कुछ मेरे जहन में जो बातें थी वो क्लियर हुई। लेकिन मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे हम में लोग हैं जो 2-4-10 आदमी मिल करके मसलन 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब हमारे हासिफ भाई हैं, साझा चूल्हा चलाते हैं, क्या वो ये काम कर सकते हैं कि एक ब्रांच वो उन लोगों के लिए खोलें, लीडिंग करें, गाइड करें, सब कुछ करें, और हमारे दरमियान एक एक्सपर्ट की टीम जमा हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई सीए हो, कोई बिजनेस मैनेजमेंट करने वाला आदमी हो, उसकी एक टीम बन जाए और वो इस तरह के कामयाब बिजनेसमैन और फाइनेंसर के दरमियान वो एक दरमियानी शख्स हो, उनकी भी एक अपनी कमीशन हो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ब्रांचेस जैसे बता रहे थे शारिक डॉक्टर शारिक साहब के मैकडोनाल्ड का पता नहीं कितना है सर पूरी दुनिया में, या कौन बता रहे थे कि 1500 या कितना है उसका ब्रांच है, और हम 4-5 ब्रांच नहीं चला पाते हैं। तो इस तरह एक ऐसी सूरत निकालने की कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए कि कामयाब बिजनेसमैन अपनी कौम व मिल्लत को कैसे उसमें शरीक कर सकते हैं, इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हम ये प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ज़रूर बरकत देगा। और बहुत बड़ा फाइनेंस अगर हम नहीं जमा कर पाए तो 10-10 आदमी मिल कर के भी हम लोग कुछ ना कुछ यानी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो दिल से जो बात निकले वही असर रखती है। तो मैं रस्मी दुआ नहीं करूँगा, मैं कुरान करीम की वो दुआ पढ़ूँगा जो बहुत ही जामे दुआ है, और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ को कसरत से पढ़ा करते थे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमारी दुनिया को तू बेहतर बना दे और हमारी आखिरत को भी बेहतर बना, और जहन्नम के आग से हमें आखिरत में बचा ले। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।